हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। ओमिक्रॉन और 5 राज्यों के चुनाव पर होगी चर्चा। गांधीनगर को 49 करोड़ रुपए की सौगात देंगे गृह मंत्री। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रियंका गांधी का फिरोजाबाद दौरा, महिलाओं से करेंगी संवाद। अनुराग ठाकुर बलिया पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र नरही में 2 मिनी स्टेडियम की सौगात दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों चुनावी प्रदेशों, मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच शाह बुधवार को गुजरात के अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 49.36 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर होगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी 29 दिसंबर को फिरोजाबाद का दौरा करेंगी। इस दौरान प्रियंका महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगी। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल के कॉलेजों से छात्राओं को ले जाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद जिलों में जाकर महिलाओं से भेंट करेंगी। साथ ही सुहाग नगरी में 29 दिसंबर को महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। कानपुर के धनकुबेर नाम से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे इत्र व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित पैतृक घर पर छापा अब पूरा हो गया है। डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के पैतृक घर से वापस चली गई है। इसके बाद पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष ने घर में ताला लगाया और फिर उसे डीजीजीआई टीम अपने साथ ले गई। इस दौरान उनके हाथों में 8 गत्थों और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल थे। बता दें कि कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपटी मोहल्ला में ही पीयूष जैन का घर है, जहां पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जब नोटों की गिनती पूरी हुई और इसे एसबीआई ब्रांच भेजने के लिए गाड़ी मंगवाई गई तो इन 5 बक्सों को लोड करते वक्त लोगों का हुजूम दिखा। इतना ही नहीं, जो लोग बक्से को गाड़ी पर चढ़ा रहे थे उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बलिया पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। इसकी अगुवाई उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने किया। बता दें, फेफना विधानसभा के अंतर्गत नरही में फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा रखा गया। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरुआत की। साथ ही उन्होंने बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र नरही में 2 मिनी स्टेडियम का सौगात दी और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनके मनोबल को बढ़ाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसा। कहा कि सपा के समय दंगा होता था और बीजेपी के समय दंगल होते हैं। सपा के समय गोली चलती थी और बीजेपी के समय फुटबॉल की गोली की तरह चल रही है। आंदोलन करने पर आगे से गोली खानी पड़ी, हमारा भाई शहीद हो गया। अरे यही अंतर है सपा और भाजपा में। सपा के समय दंगे होते थे, भाजपा के समय दंगल होते हैं, कुश्ती होती है मेरे भाइयों का। सपा के समय गोली चलती थी, यहां फुटबॉल गोली की रफ्तार से चलता है मेरे भाइयों। सपा के समय खिलाड़ियों को दबाने का, कुचलने का प्रयास होता था। भाजपा के समय योगी जी टोक्यो ओलंपिक्स के, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को, जिन्होंने टोक्यो में जाकर मेडल जीते, उपेंद्र तिवारी जी और योगी जी ने 31 करोड़ तो एक ही दिन में
पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को पैसा दिया और केवल उत्तर प्रदेश के नहीं देश भर के खिलाड़ियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश ने सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया है। वहीं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। वहीं आयोग ने कहा कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है उन्हें ये राशि वापस की जाएगी। आपको बता दें कि इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ बचपन का प्यार गाने से सुर्खियों में आया सहदेव दिरदो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। सहदेव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि सहदेव की स्थिति फिलहाल ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम शबरी नगर में सड़क हादसे में घायल सुकमा के गायक सहदेव दिरदो को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश सुकमा कलेक्टर विनीत नंदवार को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सहदेव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दुर्घटना पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी दुख जताया और फोन पर स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। वो अभी होश में है और परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। सहदेव का हाल जानने के लिए सुकमा के कलेक्टर विनीत नंदवार और एसपी सुनील शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाले यूजी ऑड सेमेस्टर एग्जाम में शामिल होने के लिए सभी स्टूडेंट को प्रवेश पत्र के साथ कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ लेकर अनिवार्य होगा। बता दें कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं नेशनल पीजी कॉलेज से पहले अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा चुका है। पूरी दुनिया की तरह अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक में मिले पहले ओमिक्रॉन केस के बाद अब ये नया वेरिएंट 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को भांपते हुए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी येलो अलर्ट लागू कर दिया है। वहीं अब मेट्रो ट्रेन के सफर में भी बदलाव किया गया है। भारत में ओमिक्रॉन के 650 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ 165 केस दर्ज किए जा चुके हैं। केजरीवाल सरकार के अलर्ट के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी मेट्रो ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी में बदलाव किया है। डीएमआरसी के मुताबिक कोविड-19 के दिशा निर्देश के मद्देनजर मेट्रो के अंदर केवल 50% बैठने की क्षमता तक यात्रा की अनुमति होगी। किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गेटों की संख्या को सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है और कई जगह नाइट कर्फ्यू लेकर तमाम कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन पर बैठक की है। साथ ही साथ कमजोर वर्गों के लिए एहतियाती तीसरी खुराक की समीक्षा की गई। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 664 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले 167 है, जबकि दिल्ली में अभी तक 165 है। इसके अलावा केरल में 37, तेलंगाना में 55 और गुजरात में 49 मामले सामने आए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे की समीक्षा करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे अपनी अहम बैठक करेगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वीके पाल, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं गृह विभागों के सचिव तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे।
देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 27 दिसंबर को एक आदेश में कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रसाद ने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत पूरे राज्य को कोविड प्रभावित घोषित किया गया। ये घोषणा 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि 1-2 दिन में सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। 25 दिसंबर को शासन ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया था। दरअसल कोरोना के केस प्रदेश के जिलों में लगातार एक बार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को यूपी में कोरोना के 80 नए केस मिले हैं। ये बीते 24 घंटे में 2 गुना आंकड़ा है। वहीं सोमवार को 40 संक्रमित मिले थे। ऐसे में मंगलवार को सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गाजियाबाद में 12, लखनऊ में 11, आगरा में 5, मेरठ और मथुरा में 3 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। उधर मुरादाबाद में 8 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ 2 केस पहले से थे। फिलहाल अब यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 10 हो गई है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। बिहार में तकरीबन 4 महीने के बाद सबसे ज्यादा कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 47 कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है। बता दें, राजधानी पटना में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। पटना एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इस बीच कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हालात को देखते हुए राज्य के सभी पार्कों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है, ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। देश में दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1377 नए मामले सामने आए, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई। वहीं दिल्ली में 496 नए मामले सामने आए हैं। बता दें, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन केस मिले हैं, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या 165 के पार कर गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते में केस करीब 2 गुने हो गए हैं। आपको बता दें कि इनमें 75% से ज्यादा केस सिर्फ इंदौर और भोपाल में हैं। ये आंकड़े कोरोना को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पेश की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिनों में प्रदेश में रोजाना 34 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। वहीं इससे पहले के हफ्ते में हर दिन 20 केस मिल रहे थे। पंजाब में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सरकार ने चुनावी इलाज कर दिया है। आपको बता दें कि चुनावी रैलियों पर सवाल खड़े ना हो, इसलिए कोविड टेस्ट 3 गुना बढ़ाने के बजाय 3 गुना कम कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तक 25 से 30 हजार टेस्ट किए जा रहे थे, जो अब घटकर 10 हजार से भी कम हो चुके हैं, जिससे पंजाब में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। वहीं सरकार का कहना है कि टेस्ट में कमी जिला स्तर पर हो रही है। इस बारे में सिविल सर्जनों को कड़ी हिदायत दी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि आईएमडी का अनुमान है कि आज बारिश नहीं होगी और कोहरा छाया रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश और अब बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक अब ज्यादा बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर की आशंका फिर से जताई गई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को मौसम विभाग ने पारे में गिरावट की उम्मीद जताई। इसके अलावा लेह, जम्मू, श्रीनगर आदि शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। आपको बता दें, बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं इंदौर, भोपाल में पारा 9 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। दिन रात के तापमान में कई जगह 4 डिग्री का अंतर रह गया। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 24 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा रहेगा, जबकि कई जगह गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने कहा है कि 5G सर्विस अगले साल से मिलने लगेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो और गुरुग्राम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से होगी। सरकार अगले साल मार्च-अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इस साल सितंबर में दूरसंचार विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर टाई से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य बैंड योजना, ब्लॉक साइज स्पेक्ट्रम उपलब्धता पर सिफारिशें मांगी थी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने गुरुग्राम में, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ में 5G ट्रायल साइट स्थापित की है। दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर और ऐसे बड़े शहर हैं जहां अगले साल 5G सेवा शुरू की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला 2022 के उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलित कर पुलिस अधिकारियों ने शुरू किया। इस अवसर पर डीजीआई एसएसपी प्रयागराज में उपस्थित रहे। पिछले 2 साल पहले प्रयागराज में कुंभ मेले का सफल आयोजन योगी सरकार ने करवाया था, लेकिन 2021 में कोरोना को देखते हुए किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं थी। प्रयागराज माघ मेला 2022 के सफल आयोजन की तैयारी है। इसे दिव्य और भव्य बनाने की भी कवायद चल रही है। हालांकि कोरोना वायरस के बादल भी माघ मेले पर मंडराने लगे हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार माघ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे लोगों में मायूसी तो होगी, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने से लोग सुरक्षित भी रह सकेंगे। संत समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि मेले में आने वाले लोगों से डबल डोज टीके का प्रमाण पत्र और RT-PCR रिपोर्ट साथ लाने को कहें। रामनगरी से वाराणसी, सुल्तानपुर और गोरखपुर रूट पर 31 दिसंबर से इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन दौड़ेंगी। इसके लिए विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, शुक्रवार को सुल्तानपुर से अकबरपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन चलाकर इसका सफल परीक्षण भी किया जाएगा। बता दें कि CRSS की टीम 28 और 29 दिसंबर को इस रूट का ट्रायल करने के बाद मंजूरी देगी। अयोध्या में बाराबंकी रूट पर मार्च तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेनें चलेंगी। इससे पहले साल 2018 में ही अयोध्या रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर रेल रूट का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगस्त 2019 में ही अयोध्या मकानपुर रूट का विद्युतीकरण कर ट्रायल भी किया जा चुका है। फिलहाल के लिए खबर इंडिया में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। हर पल आपके साथ।